हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज का हमारा आर्टिकल है टेक ओवर फियर्स। सो इट इज अबाउट द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू बैन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू द ऑटोमेटिक रूट फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज दैट शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया हैज रेज्ड आईब्रोज। सो कहता है कि इंडिया ने जो डिसीजन लिया है एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट बैन करने का, नेबरिंग कंट्रीज से जो एफडीआई आती थी, दैट हैज रेज्ड आईब्रोज, दैट हैज सरप्राइज्ड मेनी, है ना। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एफडीआई क्या है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो अगर इंडिया में किसी इंडियन कंपनी में दूसरे देश की कोई कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है एफडीआई, वो दो रूट के द्वारा होती है, ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट। सो अप्रूवल रूट में गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है हर केस में। सो अभी तक जो भी एफडीआई आती थी उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान इन दोनों को अप्रूवल रूट के थ्रू एफडीआई लानी पड़ती थी। बाकी देशों को ज्यादातर सेक्टर के लिए, बाकी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज हैं जो हमारा लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं? पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल, बर्मा, भूटान, बांग्लादेश। तो ये सारी कंपनीज में ऑटोमेटिक रूट से बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ करके ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई आ जाती थी। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इन पे बैन लगा दिया है। मतलब अब ऑटोमेटिक रूट के थ्रू कोई भी एफडीआई नहीं आ सकती इंडिया में, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां से। ठीक है। रेज्ड आईब्रोज आप समझ गए होंगे, ये भी एक फ्रेज है। क्यों उनको सरप्राइज लगा? क्योंकि ये एम किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि चाइनीज इन्वेस्टर्स को, जो चीप वैल्यूएशन होंगे इन द डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशंस पोस्ट लॉकडाउन, टू पिक अप इक्विटी इंटरेस्ट इन सेलेक्ट कंपनीज। सो क्या हो गया कि लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन जब भी खुलेगा तो जो कंपनीज हैं, जो इंडियन कंपनीज हैं, उनकी जो लिक्विडिटी पोजीशन रहेगी वो बहुत टाइट रहेगी, उनके पास कैश नहीं होगा और इसलिए उनका वैल्यूएशन घट जाएगा, उनकी रेटिंग कम हो जाएगी। तो चाइना इसका एडवांटेज लेकर के ज्यादातर कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा और उनको टेक ओवर भी कर सकता है, स्टेक बढ़ा लेगा, ज्यादा स्टेक हो जाएगा और बहुत सारे कंपनीज को टेक ओवर कर सकता है। सो इस बात को अवॉइड करने के लिए, ऐसा चाइना ना कर पाए, इसके लिए ऑटोमेटिक रूट को बैन किया गया है। कहते हैं सिर्फ इंडिया ही नहीं है जो कि इस बात से डर रहा है कि ये चाइना अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स कर सकता है। इटली, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने ऑलरेडी ऐसे स्टेप्स उठा लिए हैं। सो France, Australia have already taken similar action to protect their businesses from foreign investors fishing for distressed entities in need of cash in the post COVID-19 scenarios. So बाकी कंट्रीज ने पहले ही ऐसे स्टेप्स ले लिए हैं। इंडिया के बारे में कहता है कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है पिछले अगर 5 सालों में भी देखा जाए, सिर्फ अभी की बात नहीं है, तो शार्प अपकर्व रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। ब्रुकिंग्स इंडिया स्टडी के अनुसार जो टोटल करंट और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है चाइनीज एंटिटीज का, वो $26 बिलियन है। इसके बाद कहते हैं कि चाइनीज कैपिटल इज इन्वेस्टेड नॉट जस्ट इन ब्रिक एंड मॉर्टर इंडस्ट्रीज बट इन टेक्नोलॉजी एंड fintech startups where Alibaba and Tencent have funded a host of names such as Paytm, Swiggy, Ola, Zomato and Big Basket. So कहते हैं कि जो चाइनीज कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है, ब्रिक एंड मोटर इंडस्ट्रीज क्या हुआ? ब्रिक एंड मोटर इंडस्ट्रीज मतलब जिनका स्टोर होता है, जो फिजिकल स्टोर्स जो कन्वेंशनली चला आ रहा है ना, जहाँ पे फेस टू फेस कस्टमर से बात होती है। ठीक है। सारे ऑफलाइन जो सेलिंग है, जैसे आपको एक ड्रेस खरीदना है, आप जाते हो मॉल में, जो मॉल्स हैं वो सारे ब्रिक एंड मोटर इंडस्ट्रीज में आएंगे, जहां फेस टू फेस कस्टमर से डील किया जाता है। लेकिन कहता है कि सिर्फ उनमें ही चाइनीज कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं है, इनका टेक्नोलॉजी और टेक स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्टमेंट है। और ये एग्जांपल देते हैं अलीबाबा और टेंसेंट का। इन्होंने कई सारे इंडियन कंपनीज को फंड किया है, जैसे पेटीएम, स्विगी, ओला, जोमेटो, बिग बास्केट। ये कहा जा रहा है कि ये जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल था, चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में हो रहा था उस पे रोक लगाने का जो डिसीजन था, इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स अगेन, इट्स एन ईडियम विच मीन्स
which is likely to happen. So it was always on the card, and that COVID-19 was a good excuse to pull the trigger. लेकिन COVID-19 की मतलब एक कहते हैं ना कई बार कि ये तो करना ही था, उसे एक बहाना मिल गया. सो COVID-19 ने एक ट्रिगर का काम किया उस फाइनल डिसीजन को लेने में. देन इट सेज कि हमेशा एक अनीज रहा है इसकी वजह से, इस फैक्ट की वजह से कि चाइना में जो स्टेट सेक्टर है और प्राइवेट एंटरप्राइज है उसके बीच बहुत ही थिन लाइन है. सो एक्चुअली पता नहीं चलता है कि चाइना से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो उनके गवर्नमेंट प्राइवेट एंटरप्राइजेस के थ्रू कर रही है या कोई प्राइवेट एंटरप्राइज ही कर रहा है. देन द राइटर सेज कि इस सर्कमस्टांसेस में जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो वैलिड लगता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्लैंकेट बैन नहीं लगाना चाहिए था. इट कुड हैव अडॉप्टेड अ मोर नुआंस्ड अप्रोच. मतलब कुछ सटल चीजों को, नुआंस्ड मींस जो सूक्ष्म छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस मगर देख के समझ में नहीं आता है, कुछ जो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको ध्यान में रख के इंडियन गवर्नमेंट को ये बैन लगाना चाहिए था. कहते हैं कि जो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको आउट रख सकते थे इसके परव्यू से. ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट शुड हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द परव्यू. मतलब आउट ऑफ द परव्यू मतलब ये जो डिसीजन लिया उसमें से ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट को अलग रखते थे, बैन वाले हिस्से में ना रखते. अब ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब एकदम जो नया प्रोजेक्ट होगा जिसमें शुरुआत कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई नया कंपनी खोलना चाहता है, तो वो उसके लिए, क्योंकि उसमें ऐसा तो होता नहीं कि टेक ओवर हो जाता और दूसरा इंडिया में लोगों को जॉब भी मिलती, जबकि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसमें जो टॉपअप होता है उसमें बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं होती हैं. सो ग्रीन फील्ड जो इन्वेस्टमेंट थे उसको इसके परव्यू से बाहर रखा जा सकता था. ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स के अलावा जो वेंचर कैपिटल फंड्स हैं इनको भी अलग रख सकते थे, क्योंकि ये फिनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं टेकिंग ओवर या बिजनेस रन करने के लिए. दूसरी बात ये कहते हैं कि एफडीआई रूट हैज बीन प्लग्ड. ये तो क्लियर है कि एफडीआई रूट को इन्होंने प्लग कर दिया ये बैन लगा करके, काफी हद तक इस पे कंट्रोल कर लेंगे. लेकिन ये क्लियर नहीं है कि जो मार्केट थ्रू से इन्वेस्टमेंट आएगा उसके बारे में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि सेबी हैज ऑलरेडी सेंट आउट मिसिव्स टू कस्टोडियंस आस्किंग फॉर डिटेल्स ऑफ चाइनीज होल्डिंग्स इन लिस्टेड एंटिटीज. सो सेबी ने ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको ये भेजा है कि कितने उसमें चाइनीज होल्डिंग्स हैं उसकी डिटेल्स आप बताएं. तो सेबी ने कंपनीज से ये डिटेल मांगी है. साथ ही साथ ये भी है कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां से तो एफडीआई अप्रूवल रूट के थ्रू आएगा, लेकिन व्हाट अबाउट एफडीआई फ्रॉम अदर कंट्रीज और अदर एंटिटीज फ्रॉम अदर कंट्रीज जो हमारे साथ लैंड बॉर्डर तो शेयर नहीं करते हैं इंडिया के साथ, लेकिन हो सकता है कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हों वो उन कंट्रीज का सहारा लेकर के उनके थ्रू रूट करूं. व्हाट इफ चाइना अगर मॉरिशस के थ्रू रूट कर देता है? इसके बारे में भी कोई आंसर नहीं है. लास्ट में राइटर यही कहते हैं कि चूंकि अब ये बैन लगा दिया गया है, वॉल हैज बीन रेज्ड, जो अप्रूवल्स होंगे गवर्नमेंट से, चूंकि गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए, जो अप्रूवल्स होंगे वो क्विक होने चाहिए, क्योंकि जो स्टार्टअप्स होंगे उनके कैश बर्न हाई होगा तो उनको पैसा चाहिए होगा, और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो होते हैं उन पर भी ये प्रेशर रहता है कि जब टॉपअप इन्वेस्टमेंट होता है तो पैसे का प्रेशर उनके पास भी रहता है ताकि वो और अमाउंट इन्वेस्ट करें. इन दोनों ही सूरतों में, चाहे एग्जिस्टिंग कंपनी हो चाहे नया स्टार्टअप हो, दोनों ही सूरतों में जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होंगे उसकी स्क्रूटनी जल्दी से होके उसके अप्रूवल्स होने चाहिए. आज जो हमने वर्ड्स देखे, अप कर्व मीन्स अपवर्ड कर्व, नुआंस, subtle details which can be important, on the cards which is likely to happen, pull the trigger, that which makes you to take the final decision, and raise eyebrows when your action actually make people react with surprise. Thank you friends, thanks for watching.